नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के ख़ुसूसी प्रोग्राम ख़बर ख्याल में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक़। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, अगर आज की खबर देखें तो आपको बताता हूँ कि बिहार का जो मसला है, बिहार में जारी साल में ही इंतखाबात होने वाले, असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं और वहाँ पर आप देखेंगे कि एनडीए की हुकूमत है और नीतीश कुमार जो जनता दल यू के सरबराह हैं उनकी पार्टी इक़्तिदार में है, जबकि बीजेपी भी इक़्तिदार में शराकतदार की हैसियत से काम कर रही है। तो बहरहाल एनडीए की वहाँ हुकूमत कही जा सकती है। और अब ये देखा जा रहा है कि बीजेपी और एनडीए और जेडीयू किसी न किसी तरह इक़्तिदार पर वापस आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इस सिलसिले में ये कहा जा रहा है कि अमित शाह ने खुसूसी हिकमत अमली अपना ली है और उनकी हिकमत अमली क्या होती है आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल जैसा कि शरद पवार ने कहा है कि अपोजिशन जमातें ने कहा है और उनके कायदीन ने कहा है कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन को अपने इशारों पर नचाती है और इलेक्शन कमीशन बआसानी उनके इशारों पर नाचता है और वो जो चाहें उनके मर्ज़ी के मुताबिक इक़दाम करता है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि बिहार में इलेक्शन कमीशन ने एक नया शोशा छोड़ा और कहा कि जो लोग अपने नामों का इंदराज बहैसियत वोटर करवाना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि 11 दस्तावेज़ात पेश करें, जिससे आवाम में बहुत ज़्यादा हलचल मच गई। और आप ये भी देखेंगे कि किस तरह वहाँ ये कहा जाने लगा कि आप अगर बहैसियत वोटर अपने नामों का इंदराज करवाते हैं तो पहले आपको ये बताना होगा कि आपके माँ बाप कहाँ पैदा हुए और कब पैदा हुए। अब अंदाज़ा कीजिए कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म से ये सवाल किया जाए तो वो भी अपने माँ बाप की पैदाइश का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। ये मेरा चैलेंज है। इसी तरह अमित शाह से भी अगर ये सवाल किया जाए तो वो भी अपने माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट पेश नहीं कर सकते। इवन आप पूरी यूनियन कैबिनेट में अगर आप पूछ लें तो वो भी अपने माँ बाप के बर्थ सर्टिफिकेट पेश नहीं कर सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि फलां मुकाम पर उनकी पैदाइश हुई, फलां घर में उनकी पैदाइश हुई, फलां गांव में उनकी पैदाइश हुई। तो बहरहाल बिहार की हम बात करते हैं तो यह अजीब व गरीब काम इसलिए किया गया कि वहाँ तकरीबन 7.9 करोड़ जो आबादी है उसमें से ये कहा जा रहा है कि 3.5 करोड़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं और अब इस तरह के इक़दाम से, हुकूमत के इक़दाम से 4.5 करोड़ वोटर्स को यह नुकसान हो सकता था, उनके नाम फिर इसमें शामिल नहीं किए जा सकते थे। और बीजेपी ये क्यों चाह रही थी, आरजेडी इसको रोकने के लिए क्यों आगे बढ़ी कांग्रेस के साथ, इस बारे में हम बात करेंगे माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक़ से। और आपको ये भी बता दें कि जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने अगरचे आज इसकी समाअत हुई, सिद्दीक़ साहब फैसला तो नहीं दिया लेकिन उबूरी राहत मिल गई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बकवास मत कीजिए, सिर्फ 3 चीज़ें आपके पास हों तो आपको आपका नाम तो फिर इससे राय दहिंदगान में शामिल किया जाना चाहिए। एक तो आपका आधार कार्ड है, दूसरा आपका राशन कार्ड है और तीसरा आपका वोटर आईडी है। अब किसी का बाप नहीं रोक सकता कि जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम ये दस्तावेज़ात पेश कीजिए, वो दस्तावेज़ात पेश कीजिए, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास यानी राशन कार्ड है तो समझिए ये काफ़ी हो गए हैं। तो सिद्दीक़ साहब आप क्या कह सकते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है वो उन लोगों पर जो जमहूरियत को अपने अंदाज से चलाना चाहते हैं, जो जमहूरियत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके चेहरों पर एक ज़ोरदार तमाचा नहीं है? ऑफ कोर्स तमाचा है ये, और अगर ये वाकई इम्प्लीमेंट होता तो अदर स्टेट्स में भी जो है ना वाकई ये इम्प्लीमेंट करते थे लोग, ताकि इनकी कोशिश पूरी है कि नॉन इंडिया गवर्नमेंट को रोका जाए। और दूसरा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए ईसी कौन होती है, ईसी वालों को राइट्स नहीं है कि किसी की शहरियत प्रूफ करना या नहीं करना, ये जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, होम मिनिस्ट्री का काम है। होम मिनिस्ट्री का काम है कि सिटीजनशिप किसकी कैसा देखा जाए, उसके प्रूफ क्या है, उनका काम है, इनकी हरगिज कोई काम नहीं है। और आप होते कौन, इतने सारे दस्तावेजात की एक लिस्ट आप दे रहे हैं, दे के आवाम को बोल रहे हैं कि आप जो है ना सारे ख़ानदान की बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओ, बाबा के लाओ, दादा के लाओ, सब लाओ। अब बताइए कितनी किस्म की बेहुदे किस्म की बातें हैं ये, यानी कोई प्रैक्टिकल हो सकता है क्या? बताइए, प्रैक्टिकली बिल्कुल इम्पॉसिबल है। कोई कैसा सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी बोले तो नामुमकिन है कि वो जो है ना अपने पेरेंट्स का, दादा दादी का, बाबा का बर्थ सर्टिफिकेट लेके आए जो है ना। तो ये बेहुदा किस्म का जो फैसला नाफिज की, इसका मेन मकसद ये था कि इनको डर है कि बिहार से भी जो है ना इनकी हुकूमत का खात्मा हो जाए, इसलिए इस किस्म के अवाम पे रोक लगा के। अवाम में काफ़ी गम गुस्सा भी पाया जाता था। अवाम कह रही थी कि भाई ये तुम किस बेसिस पे कह रहे हैं, क्या हिसाब से कह रहे हैं।
तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही एक काबिल तारीफ फैसला हम कह सकते हैं इसको, हिदायत नो डाउट हिदायत है। और दूसरे एक है ये मतलब है कि टेम्पररी है, ये तो उबरी राहत इसको दी 28 गई जुलाई को दिया है, जाएगा। लेकिन बाद में चल के इस पे जरूर जो है ना एक परमानेंट फैसला भी आ सकता है। लेकिन बेहतरीन जो है ना रहनुमाना असूल हम कह सकते हैं इसको, सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर कहा है, और जो दरखास्त गुजारों के वकील हैं नारायणन, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि भाई ये क्या है, आखिर आप तकरीबन 7.9 करोड़ जो वोटर्स है उनके हक़ रायदही को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका मकसद क्या है, इसके पीछे आपका मकसद क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस कदर जल्दबाजी में अगर आप फैसला करते हैं, आपको तो बर वक्त इक़दाम करना चाहिए था, लेकिन आप ऐन इंतखाबात के वक्त इस तरह का ऐलान कर रहे हैं, इससे बेचैनी तो फैलेगी। बिल्कुल जी बिल्कुल रियाज साहब, ये चंद महीनों का काम नहीं है, ये ईयर्स का काम है। इसको कई साल दरकार होते हैं ये लेने के लिए, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए। ये चंद महीनों का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बजा कहा है, बिल्कुल सही बात है। तुमको चाहिए था तो बहुत पहले ये चीज इंप्लीमेंट करना चाहिए था। लास्ट मिनट पे क्यों कर रहे हैं आप? इसका मतलब है कि आपकी नीयत में कुछ खोट है, नीयत सही नहीं है आपकी। और आप देखेंगे 25 जुलाई तक आपको ये टाइम दिया गया है। बिल्कुल, कितनी शर्म की बात है, इतना बड़ा प्रोसेस है और आप 25 जुलाई तक, अब आप देखेंगे कि यानी 16-17 दिन बाकी रह गए हैं, और ऐसे में अगर इस तरह की हरकतें की जाती है तो ये बहुत आपके नीयत में खतरे वाली बात है, और नीयत में खतरा झोली में फतरा की बात है। लेकिन आपकी झोली में वोट डालने के लिए आपने ये काम किया है, ये कहा जा रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि दूसरी चीज रियाज साहब, सॉरी, एक डॉक्यूमेंट अगर आप अप्लाई करते हैं तो कई महीने लग जाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आने के लिए, चाहे बल्दिया हो कोई भी गवर्नमेंट हो। आप कैसी बात करें, चंद दिनों में डॉक्यूमेंट्स मिल सकता, पॉसिबल है यहाँ पर जाना? बिल्कुल नामुमकिन है। अगर अप्लाई कीजिए, एक हफ्ता भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पहले आप अपने आप को एफिशिएंट बनाइए। बिल्कुल जी, उसके बाद आप इस तरह के इक़दाम कीजिए। लेकिन याद रखिए कि मजहब की बुनियाद पर अगर आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और सिर्फ इक़्तिदार के लिए आप कामयाब यानी इस तरह के गलत रास्ते इख्तियार करते हैं, तो समझिए कि ये बहुत बुरी बात है, और इस तरह की बुरी बातों से आपको बचना चाहिए। लेकिन आपसे कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि आप बुरी बातों से बचेंगे या बुरे कामों से बचेंगे या जमहूरियत को तबाह व बर्बाद करने के कामों से बचेंगे। लेकिन एक बात जरूर है, आप लाख कोशिश कर लें इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की, या आप लाख कोशिश करिए जमहूरियत को तबाह व बर्बाद करने की, या दस्तूर को पामाल करने की, लेकिन हिंदुस्तान के जो आवाम है उनमें इंसानियत पाई जाती है, अपने मुल्क से मोहब्बत पाई जाती है, दस्तूर से और जमहूरियत से मोहब्बत पाई जाती है। आपने देखा कि किस तरह आपने यानी 2014 के बाद से लोगों का जीना हराम कर दिया, महंगाई है और बेरोजगारी किस तरह बहुत ज्यादा शरह बढ़ गई इन दोनों की, और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह फिर खबराना महंगी को नुकसान पहुंचा, और आपने समझ लिया था कि हम अब 400 पार करेंगे, अब की बार 400 पार का भी नारा लगाया था, लेकिन आपका पारा आवाम ने उतार दिया। आपको सिर्फ 240 नशस्तों तक महदूद कर दिया गया, और सिंपल मेजॉरिटी यानी सादा अक्सरियत हासिल करने से भी आप खासिर रहे, नाकाम रहे, बिल्कुल महरूम रहे। और अब आपको चाहिए कि नए नए कुछ ना कुछ ऐसे किस्म के हरबे इस्तेमाल करें कि कैसा भी करके फिर आइंदा इलेक्शन के लिए तैयारी ये लोग करें। लेकिन आवाम बिल्कुल, अब आवाम को मालूम हो चुका है इनके हथकंडे जो भी हैं, क्या है क्या सोच, वो मालूम हो चुका है। लेकिन ये कामयाब नहीं होने वाले आपके जाना। बिल्कुल जी, अब अंदा कीजिए कि पाकिस्तान से जो जंग दी हुई है, मोदी हुकूमत काफी बदनाम हो गई है, लोगों में इसका बहुत बुरा यानी तासुर गया है कि आखिर ये क्या कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम घुस के मारेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, और जब ट्रंप ने कहा कि खामोशी से जंगबंदी कर लो, इन्होंने कर लिया। तो इसी वजह से राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र सरेंडर। तो आप अंदाजा कीजिए कि ट्रंप के सामने आप अपने घुटने झुकाते हैं। कम से कम आपको यूक्रेन के सदर का तो देखना चाहिए था, किस तरह उन्होंने यानी मर्दाना वार मुकाबला किया। हद तो यह है कि व्हाइट हाउस में बैठकर उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। बिल्कुल दो अंदाज में उनका मुंह बंद कर दिया ट्रंप, और कहते हैं कि बदतमीज ने बराबर वो शख्स बराबर डिफेंड करा के लिए अपने मुल्क की वखार को बरकरार रखा। मैं समझता हूं कि हम उनसे सल्यूट करते हैं, क्योंकि उसने ट्रंप को नजरें दिखाई है और ट्रंप को यह बता दिया कि तुम्हारा मुकाम क्या है और मेरा मुकाम क्या है, और मैं जो चाहे पहन सकता हूं। आप अंदाजा कीजिए कि आज हिंदुस्तान में किस तरह कपड़ों पर, खानों पर ये जिस तरह के फिरका परस्त दरिंदे नजरें जमाए हुए हैं। ट्रंप ने भी उनके कपड़ों पर एतराज किया। अमेरिकी सदर नायब सदर जेडी वेंस ने भी एतराज किया कि आप अमेरिकी सदर से मुलाकात के लिए आए, इस तरह के कपड़े पहनते हैं। अगर जिस्म छुपाना है, ये कपड़े अहम होते हैं। किरदार के जो लिबास होता है वो अहम होता है। बदकिरदारी है, फहाशी है। ट्रंप का नाम आप देखेंगे कि किस कदर सेक्स स्कैंडल में आया है, और क्या आपको यूक्रेन के सदर का नाम आया है? जी बिल्कुल नहीं।
तो मैनर्स, कैरेक्टर बहुत अहम है जो है ना। कैरेक्टर के कपड़े होने चाहिए, किरदार के कपड़े, लिबास होना चाहिए। बिल्कुल, लिबास से कोई अहमियत नहीं होती। जी। और आप में जुर्रत होना चाहिए। जुर्रत किधर है आप में? जी। आप जो है ना घुटने टेक देते हैं, मुंडी झुका देते हैं जब प्रेसिडेंट से मिलते हैं, और अपनी जो टर्म्स है उसको मनाओ जो है ना। किस इन्हें बेइज्जती से वहां से अवाम को मार के निकाला गया, हिंदुस्तानी अवाम को। जी हाँ, तो देख सकते हैं उसकी वीडियोस है अरे ना। क्यूबा के सदर ने, क्यूबा की हुकूमत ने एहतजाज किया, लेकिन नरेंद्र मोदी हुकूमत ने एहतजाज नहीं किया। अरे हमारे जो भारतीय नौजवान है, जो हिंदुस्तानी नौजवान है, जो हिंदुस्तानी जो वहां पर अमेरिका में मुकीम थे गैर कानूनी तौर पर, उनको जब वापस भेजा गया तो अमेरिकी मिलिट्री हेलीकॉप्टर में भेजा गया, और साथ ही आप देखेंगे कि उनके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां थी। यहां तक के जो सिख हमारे भाई है, सिख जो नौजवान है, उनकी पगड़ियों को कचरे के कूड़ेदान में डाल दिया गया। मोदी ने, हुकूमत ने क्या आवाज उठाई? बिल्कुल, एक सवाल भी नहीं किया इन्होंने। बराबर पूछ सकते थे, इनको राइट था कि क्यों इतनी जो है ना बेइज्जती से जो है ना हमारे सिटीजन को निकाला जा रहा है। नहीं है, हिम्मत नहीं है, जरूरत नहीं है पूछने की। वहां जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। व्हाइट हाउस में जाते ही जो है ना एकदम खामोश, भीगी बिल्ली की तरह हो जाते हैं। अरे ब्राजील को देखिए क्या क्या कह रहा है आज का। देखिए ब्राजील जो है ना टैक्सेशन के बारे में बोला कि कोई राइट नहीं है तुमको टैक्सेशन लगाने का, बोल के दो टोक जवाब दिया ब्राजील जो है। अब देखिए, ब्रिक्स में इंडिया भी शामिल है। क्या इंडिया जवाब नहीं दे सकता था? लेकिन इंडिया हालांकि कंज्यूमर मार्केट, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, और हिंदुस्तान कोई मामूली मुल्क नहीं है। हिंदुस्तान दुनिया की कदीम तारीखी मुल्क है, और अगर कदीम तारीखों में अगर जिक्र मिलता है तो रोम का मिलता है, ईरान का मिलता है, हिंदुस्तान का मिलता है, अरबस्तान का मिलता है। तो आप अंदाजा कीजिए कि हिंदुस्तान को एक मामूली मुल्क समझा गया, और ट्रंप ने जिस अंदाज में कहा कि हिंदुस्तान पर भी हम इजाफी 10% टैक्स यानी शरह वो टैरिफ आयद करेंगे, तो आप अंदाजा कीजिए कि किस बात की दोस्ती अमेरिका से नरेंद्र मोदी ने की है। अब हाल ये हो गया है कि दोस्त होते हुए भी नरेंद्र मोदी के पीठ में खंजर घोंपा है अमेरिका ने। जी हाँ, बिल्कुल। यह आप जो है ना कितने इंटरनेशनल फोरम में आप शामिल हैं, ब्रिक्स ले लीजिए, G7, G20, जितने सारे हैं, तो आप इतनी सी बात मनवा नहीं सकते आप प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए को बोल के आप जो है ना कि अरे आप उनके सामने मुंह तो खोलो। बिल्कुल नहीं, ये तो जवाब बात ही नहीं करेंगे ना, वहां पे बात ही नहीं करते। अरे हर जगह खामोशी अच्छी नहीं रहती। जी हाँ, खामोशी इस दौर में तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। कोहराम मचाने वाले होना, और जब होंगे कोहराम मचाने वाले, जब तुम्हारा दिल साफ होगा, तुम्हारा जहन साफ होगा, तुम्हारी बसारत साफ होगी। आपको दौरों का तो शौक बहुत है। जी हाँ, लेकिन क्या हासिल है बताइए? हमारे मुल्क को हासिल क्या है दौरों से जो है ना? इंटरनेट जितने दौरे हो रहे हैं मुल्कों के, हमको क्या हासिल हो रहा है बताइए जो है ना। वही ट्रंप जो बार बार फ्रेंड कहते थे हमारे नरेंद्र मोदी जी, उससे ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक दूसरे के बाजू खड़ा कर दिया, और आप देखेंगे कि दोनों में कोई फर्क महसूस नहीं किया। पाकिस्तान को एक अजीम कौम करार दिया। क्या हिंदुस्तान एक अजीम कौम नहीं है? ट्रंप के से ये पूछना नरेंद्र मोदी का काम नहीं था? कौन पूछेगा? किसमें हिम्मत है पूछने के लिए? ये बताइए आप। कोई नहीं पूछते बिल्कुल जो है ना। वो तो बिल्कुल जो है ना एब्सोल्यूट मोनार्क की तरह वो काम करा। ट्रंप तो मालूम है डिसीजंस कैसे उसके जो है ना अजीब गरीब है। बिल्कुल, कोई उसका वो भरोसा ही नहीं है ना वो शख्स। वहां आवाम परेशान है, वहां पर लीडर्स परेशान है। इवन उसके जो बिल्कुल लैला मजनू की तरह रहने वाले एलन मस्क और ट्रंप, अब हाल ये हो गया है कि एलन मस्क ने नई पार्टी कायम करने का ऐलान कर दिया, अमेरिका पार्टी। और उसके बारे में आपको बता दूं कि उसका जो ट्रेजरर है, उस ट्रेजरर के बारे में बताना जरूरी है। वैभव तनेजा नाम है उनका, और वो एलन मस्क की कंपनी में बहैसियत फाइनेंशियल ऑफिसर काम करते थे। अब उनको नई पार्टी का ट्रेजरर बनाया गया है। जी हाँ, बहुत बड़े यानी चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि बहुत इख्तलाफत इनमें मंजर पे है। ट्रंप तो उनको कहा कि तुम तो साउथ अफ्रीका चले जाओ, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, डिपोर्ट कर देना चाहते हैं। डिपोर्ट कर देना, तुम आओ मत, यानी सूरत देखना नहीं चाहता मैं तुम्हारी। जी। इस किस्म के इख्तलाफत आ गए हैं। तो बताइए फ्यूचर में बहुत सारी तब्दीलियां आ सकते हैं जाना चाहिए। कितनी गलत बात है। तो बहरहाल अब खुद एलन मस्क को अफसोस हो रहा है। $300 मिलियन उन्होंने सरमाया लगाया था, उन्होंने चंदा दिया था एलन मस्क ने इलेक्शन मुहिम पे। 100 में ज्यादा, 100 में बड़े फाइनेंस यही थे जो फाइनेंस किए थे, लेकिन उसके बदले में उनको जो है ना इतनी तौहीन की गई, इतना जलील ख्वार किया गया उनको, तो मजबूर हो गया दूसरी पार्टी बनाने के लिए। अरे वो तो अब ये कहने लगा है कि अब नॉर्मल है ये। हाँ बिल्कुल, उसको मालूम है, रिपोर्ट्स हैं बाज़ाब्ता, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, साइकोलॉजी के रिपोर्ट्स हैं, साइकेट्रिस्ट के रिपोर्ट्स हैं बाज़ाब्ता, ये शख्स कितना जो है ना कंट्रोवर्शियल रहा है जो है ना पूरा। बिल्कुल, तो ये कॉमन है, सबको मालूम है। तो ऐसे आदमी से जब डील कर रहे हैं तो आपको सोच समझ के बात करना चाहिए जो है ना। आप में गट्स होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए, कैसा बात करें, क्या है मनवाने के लिए अपनी चीज़ें। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, आपको अब बताते हैं कि किस तरह ऑपरेशन सिंदूर के मुतालिक और पाकिस्तान की दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की हौसला अफजाई, उसकी सरपरस्ती से मुतालिक सारी दुनिया को वाकिफ करवाने के लिए 7 डेलीगेशंस हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रवाना किए थे। और आपको ये बता दूँ कि उस डेलीगेशन में कोई हिंदी का नहीं था, बल्कि तमाम ऐसे थे जिन्हें अंग्रेज़ी पर बहुत ज़्यादा महारत हासिल थी। वो
मुख्तलिफ ममालिक में बज़बान अंग्रेज़ी अपने ख़यालात का या बिल्कुल अच्छे अंदाज में इजहार कर सकते थे। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे वज़ीर दाखिला अमित शाह है। अमित शाह कहते हैं कि जो अंग्रेज़ी बोलेगा वो जल्द ही पछताएगा और शर्म महसूस करेगा अंग्रेज़ी बोलने पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेज़ी आपके औलाद सीखे और दूसरे न सीखें। अंग्रेज़ी RSS वाले और अंग्रेज़ी BJP वाले और BJP के लीडर सीखें, दूसरे ना सीखें। और BJP के कायदीन, BJP के जो लीडर्स हैं, RSS के जो लीडर्स हैं, उनकी औलाद बैरूनी ममालिक तालीम हासिल करे और ये जो गरीब दलित हैं, कमज़ोर तबकात हैं, उनके बच्चे देहातों तक महदूद रह जाएं। जी हाँ, अननेसेसरी लैंग्वेज का झगड़ा छेड़ के जो है ना खामोखा के एक इंतशार फैलाने की कोशिश करें। बताइए आप, अरे अंग्रेजी सीखना क्या गुनाह है? अंग्रेजी से तो सारी ये तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। गांधी जी बैरिस्टर ऑफ लॉ सब कुछ पढ़े हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू, इसके सवाल ही नहीं है कोई बगैर इंग्लिश के होते। अब लाके अननेसेसरी हिंदी को ठोस रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं, जबरदस्ती जो है ना लाके उनको जो है ना मदर टंग की जगह उनको रिप्लेस करने की कोशिश करें। कोई बर्दाश्त कर सकता है क्या? बताइए जो है ना। अरे मेरे भाई, हिंदी जो हिंदी बेल्ट में है वहां बोली जाए, और जहां पर आप क्या गुजरात में जाके हिंदी बोलने लगेंगे? आप सवाल ही नहीं है जो है ना, आप किसी की मादरी जबान है उस पर आप अटैक कर रहे हैं जो है ना। अरे अडानी अंबानी के ग्रुप के बड़े बड़े अच्छे स्कूल्स हैं अंग्रेजी मीडियम और बहुत ही महंगे स्कूल्स है, क्या वो उन स्कूल्स को आप हिंदी मीडियम में तब्दील करा सकते हैं? अमित शाह, ये चैलेंज देता हूं मैं। अरे खाली सिलेबस रिप्लेस करके देखिए कितना टाइम लगेगा, क्या आप आसान है उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में जो है ना उसको डालें? मुगलों की कहानी है, आप निकाल देंगे चलेगा, और फला मुगलों के जो सयाहती मुकामात है, तारीखी मुकामात है, उससे मुतालिक, और उनकी जो फतूहात है उससे मुतालिक, उनकी जो इंसानियत नवाजी थी, उनसे उनकी जो गरीब परवरी थी, उसके बारे में जो लेसन थे आप निकाल सकते हैं। लेकिन क्या हिंदी अंग्रेजी मीडियम को हिंदी मीडियम में तब्दील कर सकते हैं? सवाल ही नहीं है, ये तो सोच भी नहीं सकते लोग कभी भी जाना। आपको तरक्की करना है तो इंग्लिश जरूरी है, जी जी, इंटरनेशनल मार्केट में जाना है तो इंग्लिश जरूरी है, बगैर उसके सवाल ही नहीं है आप जाना। नहीं, आप देखिए दलित के बच्चे को आप गांव तक महदूद कर दे रहे हैं, हाँ, और अपनी औलाद को आप बैरूनी ममालिक भेज रहे हैं। हाँ, मिशनरी स्कूल में पढ़ाते हैं, अपनी औलाद को मिशनरी स्कूल में पढ़ाते हैं, बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ाते हैं, बाहर भेजते हैं, तो खाली बोलने के लिए, आम गरीब आदमी के लिए ये बातें हैं सब जाना, और प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है इसका। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। इस खबर का ताल्लुक आपको बता दें कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से है, और ये भी आपको बताना ज़रूरी है कि बेटिंग ऐप केस, इंडोर्समेंट केस है ये। इसमें आप देखेंगे कि इस सिलसिले में ईडी ने ECIR तकरीबन 29 अहम शख्सियतों के खिलाफ दर्ज कर लिया है, और ये जो दर्ज किया है दोनों तेलुगु रियासतों यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 29 फिल्म स्टार्स, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वगैरह के खिलाफ दर्ज किए गए थे 5 FIR। उनकी बुनियाद पर ये ECIR दर्ज किया गया है। और आपको ये बता दें कि इसमें विजय देवरकुंडा शामिल है, फिर राणा दगुबट्टी शामिल है, प्रकाश राज हिंदी फिल्मों में भी काम करते हैं, कन्नड़ी फिल्मों में भी काम करते हैं, तेलुगु फिल्मों में भी वो काम करते हैं। इसी तरह निधि अग्रवाल के साथ साथ परिणीता सुभाष के साथ ममडू लक्ष्मी और अनन्या नागल्ला वो भी शामिल है। तकरीबन 29 लोग शामिल है जो बेटिंग ऐप्स को के फ़रोग में अहम किरदार अदा किया है, किसी तशहीर के ज़रिए या फिर किसी भी तरह। लेकिन मैं समझता हूँ कि बेटिंग के मामले में इस तरह अगर आप वो जो ऐप्स है उसके इस्तेमाल को आम बनाएंगे, तो हाल ही में आपको बता दूं कि टोली चौकी में एक वाक़या पेश आया। वो बाप अपने बेटे के मुस्तकबिल संभालने के लिए उसके नाम से तकरीबन 6 लाख रुपए डिपॉजिट करता है, और बेटा जुए में हार जाता है जी, और फिर वो बेटा बाप को कत्ल कर देता है। जी, यानी रिसेंटली इस किस्म के कई ऐसे वाक़या सीरियस हुए हैं। बेटिंग के जो ऐप्स हैं कई इस वक्त चल रहे हैं, इलीगल तरीके से चला रहे हैं लोग, कई लोग अपनी सारी पूंजी जो है ना उसमें लुटा दे रहे हैं, परेशान रोड पे आ जा रहे हैं लोग। तो इस पे जो है ना बिल्कुल लेना चाहिए, साइबर जो इम्पोर्टेंट है, साइबर क्राइम्स पे ला के इसको इसके खिलाफ यानी ठोस इक़दाम करने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी लोग बर्बाद हो चुके हैं पैसा लगा के। और आप देखेंगे कि 1867 में 1867 में पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट बना था, उसके तहत ये कार्रवाई की गई है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो बहुत इंसानियत सोज वाक़यात का बायस भी बनते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेटे के नाम पर बाप ने 6 लाख रुपए जमा कराए थे, उस 6 लाख को बेटे ने जुए में उड़ा दिए, यानी बेटिंग ऐप्स के हो या दूसरे ऑनलाइन जुआ जो है खेल कर खलास हो गया। और जब बाप ने इस पर बरहमी का इजहार किया तो बेटे ने हालत बरहमी में बाप का कत्ल कर दिया। ये किस कदर ख़तरनाक बात है, हमारे माशरे में इस तरह की बुराइयाँ पनप रही है। लेकिन
हम आपके लिए चलते हैं गुरुग्राम। आप गुरुग्राम देखेंगे, जैसे ही गुरुग्राम का नाम आता है कि सनती इलाके का तस्वुर हमारे जहन में आता है। वहाँ पर एक स्टेट लेवल टेनिस स्टार है राधिका, उम्र है 25 साल, और उसको उसके बाप ने आज सुबह 10:30 बजे गोली मारकर कत्ल कर दिया। यानी उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 गोलियां मारी। और पुलिस का कहना है कि आखिर की वजह क्या है कि उसके बाप ने उसे कत्ल कर दिया, उसे गोलियां मार दी, उसके जिस्म में गोलियां उतार दी। ये पुलिस ये मुअम्मा जो है वो हल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हो सकता है कि ये केस मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाए और ये किसी आशिकी का, मोहब्बत का या फिर अदना या आला का हो सकता है। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। जहाँ क्राइम है, ये जो है ना जराइम हुआ है, इसके वो पुलिस का काम है कि जराइम। और जहाँ तक जैसा आपने कहा कि बेटिंग के जो चल रहे हैं, मेरे ख्याल से इस वक्त कानून को रिवाइज करने की जरूरत है साइबर के हिसाब से, क्योंकि इतने एडवांस साइबर टेक्नोलॉजी के क्राइम्स हो रहे हैं, तो उसके लिए बहुत एक्सपर्ट्स की जरूरत है। अब पुराने कवानीन चलने वाले नहीं है, इनको अगर आप सोल्यूशन चाहिए इनका, तो आपको जो है ना रिवाइज करके नए कवानीन साइबर के हिसाब से एक्सपर्ट्स को लाके आपको सॉल्व करना होगा। अदरवाइज जो है ना ये जराइम बढ़ते ही जाएंगे, कमी नहीं होंगी इसमें जाना। जी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं, जैसा कि हमने दौरान गुफ्तगू आपको बताया कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स को धमकियां दी हैं और उस पर यह कहा है कि ख़ास तौर पर ब्राज़ील के बारे में जो ब्रिक्स की बुनियाद है, तो बहरहाल ब्राज़ील पर 50% टैरिफ आयद करने की धमकी दे दी है। आप अंदाज़ा कीजिए कि इस तरह कोई आम आदमी या नॉर्मल आदमी इस तरह की धमकियाँ दे सकता है, ये सोचने वाली बात है। और ये अमरीकी अवाम को सोचना चाहिए, अमरीकी पॉलिटिशियंस को सोचना चाहिए और सारी दुनिया को सोचना चाहिए कि आखिर ट्रंप क्या कर रहे हैं। और एक अहम बात है, जैसा ब्रिक्स, जिसमें आप देखेंगे कि पहला जो मुल्क आता है ब्रिक्स ब्राज़ील, और दूसरा आप देखेंगे रशिया, फिर तीसरा इंडिया, चौथा चाइना, पांचवा साउथ अफ्रीका आता है। और इसमें अब कई अरकान को शामिल किया गया है, मुत्तहिदा अरब इमारात भी है और इजिप्ट भी है, ये नए अरकान हैं। और इन ब्रिक्स के अरकान ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि हम डॉलर के मुकाबले एक करेंसी लाएंगे जो हमारे मुल्कों में रिवाज पाएगी और फ़रोग़ पाएगी। लेकिन जैसे ही ट्रंप को इसका पता चला, ट्रंप ने धमकियाँ देनी शुरू की और हिंदुस्तान ने कहा कि हम इस अमल में शामिल नहीं है। अरे मेरे भाई, अगर आप किसी तंजीम में शामिल होते हैं तो पूरे मुत्तहिद रहिए और मुत्तहिद होकर उनके साथ जुड़कर काम कीजिए, वरना अपने आप को अमेरिका की धमकी के बाद अलग कर लेना ये अच्छी बात नहीं है। अब देखिए, हमारा दुश्मन नंबर 1 चीन है, लेकिन चीन ने अमेरिका से कहा कि तुम इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते और ना ही तुम एक इंटरनेशनल कांस्टेबल बनने की कोशिश करें या हवलदार बनने की कोशिश ना करें। ये दुनिया है और दुनिया में हर किसी को तरक्की का हक हासिल है और हक के साथ साथ हक के दिफा भी हासिल है। जी बिल्कुल। ये देखिए, जब से ये ब्रिक्स के डॉलर की बात आई तो ये सख्त बरहम हो गए हमारे प्रेसिडेंट। उनको तकलीफ हुई, उन्होंने बोले कि फौरन से जो है ना पाबंदी लगाओ। तो आपको डरने की जरूरत क्या है, बागे दहल ऐलान करिए, बिल्कुल हम रिप्लेस करने वाले डॉलर्स को जो है ना। तो सारे थोड़े से उसमें डर गए, थोड़े से खामोश हो गए। तो इस किस्म की जो है ना कहाँ से चलेगा, बताइए, क्या सक्सेस हो सकते हैं ऐसा करें तो? और सिद्दीक साहब, आप देखेंगे कि अमेरिका का जहाँ तक सवाल है, अमेरिका पर जो कर्ज है मुल्की और गैर मुल्की, तकरीबन 38 खरब डॉलर का कर्ज है जी। और अगर चीन की बात करते हैं तो 16 खरब डॉलर या 18 खरब डॉलर का कर्ज है। लेकिन चीन ने कई ऐसे ममालिक को अपना मखरूज बना दिया है कि उसकी तायद किए बगैर वो बिना वो नहीं रह सकते। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो है ना एक गुलामी है, नहीं करेंसी की गुलामी के तौर पर उसको बना दिया गया। तो अमेरिका का भी वही हाल है। तो अमेरिका नहीं चाहता कि जो है ना ये उसकी करेंसी रिप्लेस हो सके। मॉनेटरी स्लेव जिसे बिल्कुल, मॉनेटरी स्लेवरी आप इसको कह सकते हैं। बेहतरीन वर्ड इसके लिए सूटेबल है जो है ना। जी। तो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से यही उम्मीद की जा सकती है कि वो अमेरिका को आंखें दिखाना सीख लें, वरना हमारी इज़्ज़त इंटरनेशनल लेवल पर नहीं रहेगी। वैसे भी आप देखेंगे कि फ़िरक़ा वाराना हमआहंगी और गौ माता, फिर गौ रक्षक के नाम पर और लव जिहाद के नाम पर, UPSC जिहाद के नाम पर अजीब व गरीब हरकतों के ज़रिए जिस तरह ईसाइयों पर, मुसलमानों पर जुल्म ढाए गए और कत्ल व गारतगिरी का बाजार गर्म किया गया, उसके बाद तो शबीस कदर इंटरनेशनल लेवल पर मुतासिर हुई कि लोग इंडिया का नाम लेते हैं तो फिर एडवाइजरी अमेरिका खुद जारी रहा है कि वहां पर औरतों की इज्जत खतरे में रहती है। तो ये सोचने वाली बात है। हमारा मुल्क का जो इमेज पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी ने बनाया था, इंदिरा गांधी ने बनाया था, उस इमेज को तबाह और बर्बाद करके रख दिया है। आखिरी में सिर्फ एक ही लफ्ज बोलूंगा रियाज साहब, हमारी खर्जा पॉलिसी अट्टर फेलियर है। जी बिल्कुल। ये लोग उस नाहल है, लोग इन्हें अहल नहीं है कि उसको जो है ना खारिजा पॉलिसी को नाफिज कर सकें जो है ना। इस वक्त जो बाइपोलर सिस्टम है, जो भी निज़ाम चल रहा है, उससे लड़ने की, उसको जो है ना डिफेंड करने की इनमें सलाहियत नहीं है, ना बयान देने की सलाहियत है। तो ये हमारी बिल्कुल
कमज़ोर खारिजा पॉलिसी है जो नाकाम है इंटरनेशनल लेवल। अब देखिए, आप अरब ममालिक जाते हैं, वहाँ के आला इजाज़त हासिल करते जी। हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब फ़लस्तीन की बात आती है तो फिर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी क्या है, उनकी जो हुकूमत है वो भी इसराइल के साथ दोस्ती का इजहार करती है और फ़लस्तीनियों के काज से ख़ुद को दूर रखती है। अक़वाम मुत्तहिदा में जब वोटिंग का वक्त आता है तो यानी वोटिंग में हिस्सा लेने से गुरेज करती है, यानी वोटिंग से आपकी गैर हाज़िरी इस बात को ज़ाहिर करती है कि आप इसराइल की तायद कर रहे हैं और फ़लस्तीनियों की मुखालिफत कर रहे हैं या फ़लस्तीनियों के खिलाफ हैं। जबकि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि किसका मज़हब क्या होता है, तो लेकिन ये देखना चाहिए कि मिसाल के तौर पर मुत्तहिदा अरब इमारात में अब जैसा गोल्डन वीज़ा का उन्होंने ऐलान किया है, सिद्दीक़ साहब आपको बता दूं कि गोल्डन वीज़ा के तहत ताहयात आपको वहाँ की वीज़ा मिल जाएगा और आपके अरकान ख़ानदान को भी आप स्पॉन्सर कर सकेंगे। इवन आपके जो घरेलू मुलाजिमीन है, खादिमाएँ हैं, उनको भी आप स्पॉन्सर कर सकेंगे। यहाँ तक कि जो आपके ड्राइवर्स है उनको भी आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। और वजह ये कि है, एक तो आप यहाँ पर टैक्स जो सिस्टम है, टैक्स टेररिज्म कहा जाता है, कांग्रेस ने ये बात कही है, तो आप टैक्स की दहशतगर्दी आपने ये रखते हुए लोगों को मुल्क से फरार होने यानी भाग जाने और वहाँ दूसरे ममालिक में सरमायाकारी करने की वजह आप बने हैं। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि मुत्तहिदा अरब इमारात में जो हिंदुस्तानी है उनकी तादाद 4.7 मिलियन है, यानी 4.3 मिलियन से 43 लाख हिंदुस्तानी हैं। और वहाँ देखेंगे कि मज़हब के नाम पर किसी के साथ इम्तियाज़ नहीं बरता जाता, इलाके के नाम पर किसी के साथ इम्तियाज़ नहीं बरता जाता। वहाँ ये नहीं देखा जाता कि आपके जिल्द का कलर क्या है, वहाँ आपका पैंट उतार कर ये नहीं देखा जाता कि आप मुसलमान हैं या हिंदू है, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश में आप देखिए, लोगों के पैंट उतार कर, पतलून उतार कर देखा जा रहा है कि आप शहरियत यानी हिंदुस्तानी हैं, हिंदू हैं या मुसलमान हैं। तो इसका मतलब ये है कि पैंट के अंदर ये चीजें होती है जो जाहिर करती हैं कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। अरे इंसानियत होनी चाहिए। जी हाँ, आप फिर इसका मतलब है कि आप सिर्फ पॉइंट के तक महदूद रह जाएंगे, इंटरनेशनल लेवल में आप नहीं जा सकेंगे। अरे मजाक उड़ा रहे हैं लोग। आपकी जो है ना जहनियत वहीं तक है, पॉइंट और अंडरवेयर तक वहीं महदूद होकर रह गई है, तो कैसा तरक्की करेगा हिंदुस्तान, बताइए। जी हाँ, अरे आप पैंट के अंदर अगर हिंदू मुस्लिम तलाश करने के बजाय अगर आप तरक्की के तरफ जाएंगे, ये पतलून को भूल जाएंगे, कपड़ों को भूल जाएंगे, लिबास देखकर पहचानने को भूल जाएंगे, तो तरक्की करेंगे। बिल्कुल, आप अगर बिकनी अंडरगारमेंट का कलर अगर देखते रह जाएंगे तो क्या तरक्की करेगा मुल्क, बताइए आप। जाना जी एक सिर्फ कलर में लगे हुए हैं, खाली एक जाना खाली। अफसोस की बात है, आप ये मत देखिए कि अंदर क्या पहन रहा है, ज़ेर जामा क्या है, ये आपका काम नहीं है। आपका काम मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाना है, आपका काम मुल्क को साइंस और टेक्नोलॉजी की बुलंदियों पर पहुंचाना है। आपका काम ये देखना है कि हमारा स्पेस जो प्रोग्राम है वो आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, उसने पेशरफ्त की है या नहीं की है। आज हिंदुस्तान पर दुनिया तंज कर रही है कि हम गरीब मुल्क है और हमारे 80 करोड़ आवाम आज भी मुफ्त राशन पर गुजारा करते हैं। आपको यह देखना चाहिए कि किस तरह मुल्क में गुर्बत का खात्मा किया जाए, किस तरह मुल्क में बीमारियों का खात्मा किया जाए, किस तरह मुल्क में जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें बेहतरियां लाया जाए, किस तरह हेल्थ सेक्टर को मियारी बनाया जाए और हेल्थ टूरिज्म को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में हेल्थ टूरिज्म के काफी इम्कान पाए जाते हैं। बहुत ही तंग नजरी, बीमार जहनियत हम इसको कह सकते हैं, इससे हट के कुछ भी नहीं है। और ये जब तक नहीं निकली जब तक आप तरक्की नहीं करेंगे। और दूसरी चीज हॉलो फिल्म में तजाद है इनके जान। जी जी, इन्हें बोलते हैं कुछ, करते कुछ। खासतौर पे जब दौरे करते हैं आप, वहां पे कुछ और दिखाते हैं अपने को, यहाँ पे कुछ और अपने आप को पेश करते हैं। तो ये चीज तरक्की नहीं कर सकती जब तक ये चीज है। बहरहाल नाज़रीन, हम आपको इंटरनेशनल लेवल पर चलते हैं। अब आपको बता दें कि वज़ीर आज़म इसराइल बेंजामिन नेतन्याहू एक जंगी मुजरिम करार दिया गया शख्स है और वो अमेरिका जाता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो बहरहाल अमेरिका से वापसी से पहले उसने एक इंटरव्यू दिया, टीवी इंटरव्यू, और कहा कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान ने अपना अफजुदा जो यूरानियम है वो कहाँ पर दफन कर रखा है, कहाँ पर छुपा कर रखा है। तो अब ऐसा लगता है कि अब जिस तरह इसराइल के एजेंटों ने यानी मोसाद के एजेंटों ने तकरीबन जंग के दौरान यानी 12 रोज़ा जंग के दौरान 17 न्यूक्लियर साइंटिस्टों को शहीद किया था, यानी जौहरी साइंसदानों को शहीद किया था, उसी तरह अब आने वाले दिनों में भी ईरान में इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा सकती है और वो कार्रवाइयाँ यहूदी जो एजेंट्स हैं और जो मोसाद के एजेंट्स हैं वो अंजाम दे सकते हैं। अब ईरान का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो सबसे पहले अमेरिका या
फिर इसराइल से जंग से पहले अपने मुल्क में या सरजमीन ईरान में जो मुसाद के एजेंट्स है, जो यहूदी एजेंट्स है, उन पर नज़र रखे, उन पर कड़ी नज़र रखे, उन तक पहुँचे और उनका गला दबोच ले। तब कहीं जाकर ईरान जो अपने घर में जो गद्दार हैं उनका खात्मा करता है, तो समझिए फिर वो आगे बढ़ सकता है और जो बैरूनी दुश्मन है उसको भी सबक सिखा सकता है। जी ये बिल्कुल उनका सफाया जरूरी है। जी जी। जो आपको मालूम है आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही हैं, फिर जो है उनको पकड़ पकड़ के उनको सजाएं दे, चुन के उनका सफाया करें, तो जभी तो जो है ना आप बचा सकते हैं अपने मुल्क को, अदरवाइज कैसा आप प्रोटेक्ट करेंगे इसराइल के हमलों से, बताइए। बिल्कुल आपने सही कहा है और सही बात के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।